अभी आज हम लोग जावा के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा हम लोग हर तरह का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत पुरानी भी है और साथ ही साथ आज भी मार्केट में जिसका जलवा हमेशा से बना हुआ है। ठीक है। तो जावा बेसिकली इसलिए भी फेमस है क्योंकि जावा के अंदर हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं या फिर जो भी चीज़ हम लोग जावा के अंदर सीखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एज इट इज इम्प्लीमेंट भी हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल काफी लोग पाइथन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं तो उनको जावा के जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ने के बाद पाइथन में मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड जावा है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग को करने की दो स्ट्रैटेजी होती हैं। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का तरीका है जिससे कोडिंग कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका है जिससे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। ठीक। अब होता क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से सीखने के लिए इसके एग्जांपल्स में बेटर तरीके से कमांड लाने के लिए आपको जावा का ही फर्स्ट टाइम यूज करना चाहिए। साथ ही साथ जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। रीजन इज दैट कि मान लो जो लोग फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग में हाथ डाल रहे हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग की कल्चर में जॉब आगे पाना चाहते हैं उनके लिए भी जावा एक अच्छी लैंग्वेज है। साथ ही साथ कंपनीज भी मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज जो होते हैं वो जावा के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इवन चाहे फिर आप टीसीएस की बात करो, विप्रो की बात करो, कैपजेमिनी की बात करो, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है। हाँ। अब इसी के साथ साथ आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है रिएक्ट जेएस या फिर मनी स्टैक भी आप लोगों ने सुना होगा। तो रिएक्ट जेएस को पढ़ने के लिए या फिर मान लो डॉट नेट को पढ़ने के लिए या फिर पीएचपी को पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज तो आधार होता ही है। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे रिएक्ट हो गई या फिर डॉट नेट हो गया ये सब लैंग्वेजेस ऊप्स पर बेस हैं। और जावा के ऊप्स जिसने एक बार पढ़ लिए ना तो वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकता है 1 से 2 महीने के अंदर। तो अभी ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग तो जानते ही हैं, थोड़ा सा हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। ये सब चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी लोग जानते ही मेरे बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह क्या होती है ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हो कि प्रोग्रामिंग बेसिकली एक तरह का एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, सब आप लोग जानते हो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम अ प्रोग्रामर, वेबसाइट डेवलपर और ऐप डेवलपर। साथ ही साथ हाउ टू मेक अ कैरियर एज अ प्रोग्रामर। सबसे पहली बात ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि हमको इन बातों का आंसर पता होना चाहिए। एक मिनट के लिए होल्ड करिएगा जरा। हाँ। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना इन क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो टेक्नोलॉजी को सीखने में मन भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से लगता है। थोड़ा आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाने के लिए कुछ चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहली बात, एक्सपर्टाइज इन राइटिंग प्रोग्राम्स हैव अ बेटर कमांड ऑन एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये तीन मैकेनिज्म ऐसे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी बन सकता है। साथ ही साथ वो अगर प्रोग्रामर बन गया है तो उसके बाद ये तो उस पर डिपेंड करता है कि उसको वेब डेवलपर बनना है या फिर उसको ऐप डेवलपर बनना है। ठीक। अब अगर देखा जाए एक्सपर्टाइज इन राइटिंग प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको प्रोग्राम लिखने का जो एक्सपर्टाइज होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं रटे रटाए कई सारे प्रोग्राम बना लेते हैं या फिर नेट से किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, उस आउटपुट को एज इट इज प्रोग्राम छाप देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मान लीजिए हमारी जो कमांड है वो जावा प्रोग्रामिंग पे हो गई है या पाइथन पे हो गई है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो तो उस लैंग्वेज के फंडामेंटल जरूर अपने ट्रेनर से आप सीखिए। बट उसके बाद उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन है या फिर उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको टाइम टू टाइम आप सॉल्व करते रहिए। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप डे के दिन के 10 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो महीने में आपके पास 50 to 60 क्वेश्चन का एक सेट हो जाएगा। ये जो 50 to 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना इससे बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज का लॉजिक बिल्ड कैसे करना है। क्योंकि कंपनीज बेसिकली देखो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो ना तो कोई भी कंपनी पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि पहले दिन में आपसे वेबसाइट बनवा ले या फिर पहले दिन में आपसे ऐप बनवा ले।
ठीक। हर कंपनी बेसिकली ये देखना चाहती है कि अगर आप उसके पास इंटरव्यू देने आ रहे हो तो इंटरव्यू देने के टाइम पर आपका लॉजिक बिल्डिंग स्किल कैसा है। वो किसी भी रियल प्रॉब्लम को या फिर वो किसी भी रियल वर्ल्ड चीज सिचुएशन को प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर देंगे और आपको बता बोलेंगे कि आपको क्या करना है, इसका लॉजिक बिल्ड करना है। एट दैट टाइम आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे पढ़ाया नहीं गया या फिर ये तो कभी सिचुएशन मेरे ट्रेनर ने मुझे बताई नहीं या मेरे टीचर्स ने कभी कुछ ऐसा सिखाया नहीं। ये बिल्कुल नहीं होता है। देखो, सौ की सीधी बात है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपको प्रोग्रामिंग से पहले ना लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग का मतलब आप लॉजिक्स लिख सको, आप लॉजिक्स को सोच सको। मतलब कुल मिला के प्रोग्रामिंग केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि हमने किसी नंबर को रिवर्स कर लिया तो हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े प्रोग्रामर बन गए, या फिर हम ये समझ रहे हैं कि हमने पैलिंड्रोम नंबर निकाल लिया, फिबोनाची निकाल लिया, नियॉन नंबर निकाल लिया, प्राइम नंबर, होल नंबर। ये सब चीजों को करने को बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर सुने हो अपने टाइम पर, कभी भी आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो सी लैंग्वेज पढ़ते समय आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में सुना जरूर होगा। तो इन सब चीजों को करने का मतलब ये होता है या करवाने का मतलब ये होता है कि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं या फिर चीजों को सोचते कैसे हैं। इन सब बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको इंटरव्यू में ये सब पूछा जाएगा या फिर आपकी कंपनी जब आपका इंटरव्यू लेंगी तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी कंपनी कभी भी इस तरह के बेकार से क्वेश्चन नहीं करती है। हाँ, आपके सामने वो एक सिचुएशन जरूर अराइज करेंगे, उस सिचुएशन के आधार पर आपको कोड करना होगा या लॉजिक बिल्ड करना होगा। ठीक। कई बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके आपको दे दी गई तो आपसे बोला गया कि आप इसका कुछ मत करिए, प्रोग्राम मत बनाइए, आप इसका केवल एल्गोरिदम लिख दीजिए। एल्गोरिदम लिखने का मतलब ये होता है वो जानते हैं कि आप इतने बड़े लेवल के प्रोग्रामर नहीं है कि आप पूरा का पूरा कोड इसका कर दें या पूरा का पूरा लॉजिक इसका बिल्ड कर दें। वो एल्गोरिदम आपसे इसलिए लिखवाते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नजदीक भी पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। कई सारी सिचुएशन में होता है कि बंदे सोच ही नहीं पाते हैं कि मतलब हमें शुरू कहाँ से करना है। और कई लोग होते हैं जो मान लो 10 5 स्टेप कुछ तो लिखते ही है, मान लो उससे बस ये डिस्कस हो जाता है या उससे सामने वाला व्यक्ति ये जज कर लेता है कि आपकी स्किल किस लेवल की है और आप किस लेवल से दिमाग लगा पा रहे हो, आप लगभग उसके आसपास भी पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। फिर तो हर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग होती ही होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ये सिखाया जाता है कि आपको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में काम करना कैसे है। इसी के साथ साथ कमांड्स पर भी, सॉरी, एल्गोरिदम पर भी अच्छी एक कमांड होना बेहद जरूरी है। मैंने बताया अभी कि जरूरी नहीं कि हम लोग प्रोग्राम बना पाए या कोड कर पाए, हम लोग अगर चीजों का लॉजिक भी सोच पा रहे हैं तो उसको हमें एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख देना चाहिए। साथ ही साथ प्रोग्रामर हमेशा वही माना जाता है जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, HTML CSS JS सीख लिया। HTML CSS JS ये पता है ये ओशियन की तरह है, समुद्र का जैसे कि कोई अंत नहीं होता वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनका भी कोई अंत नहीं है। इवन हम और आप हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका कोई एंड ही नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेजेस आप सीखते हो या फिर ये जो आप लोग कोर्सेज करते हो, इन कोर्सेज का कोई एंड नहीं होता है। हर एक चीज का आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है, हर एक चीज का आपको काम करने का तरीका पता चल सकता है, बट उसके डेप्थ में घुसने का जो काम होता है वो स्टूडेंट का खुद का ही होता है। तो सबसे पहली बात कि कोर्स को केवल 1 घंटे की क्लास समझ करके ना पढ़ा जाए, ये बहुत गलत बात होती है। ये 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर हो गया या 60 डेज की क्लास हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ज्यादातर जो ध्यान देना है वो इन 3 बातों पे ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाया या फिर मैंने आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट सिखाया। अब उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आपको करना यह है कि आपको उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत मैंडेटरी चीज है। नॉट मैंडेटरी टू हैव अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस लाइक बीटेक बीसीए और एमसीए। कई बार ये भी होता है कि कई कंपनीज केवल और केवल आपको आपकी स्किल्स पर ही हायर कर लेती हैं। उनका ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि आपने बीटेक कर रखा हो या बीसीए कर रखा हो या एमसीए कर रखा हो। इन तीनों टेक्निकल डिग्री में से आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री ना हो तब भी वो आपको हायर कर लेंगे। ओनली द सिचुएशन अराइजेज इज दैट कि आपको इन तीनों चीजों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। होपफुली मेरी बातचीत को आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब अगर देखा जाए तो एक प्रोग्रामर का दायित्व क्या होता है, टाइप ऑफ एप्स फॉर डेली लाइफ। आप लोग अपने डे बाय डे की जर्नी में लगभग ये सारी ही चीजें यूज करते हैं। कम्युनिकेशन आप लोग करते ही करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करके, फेसबुक का यूज करके या फिर इंस्टाग्राम का यूज करके।
साथ ही साथ कुकिंग भी आप लोग कुकिंग एप्स भी देखते हो, या कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स भी आप लोग पढ़ा करते हो, तो ये कुकिंग भी बहुत सारे लोग सर्च किया करते हैं। इवन कई सारे लोग एजुकेशन से रिलेटेड एप्स भी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल अन अकेडमी हो गया, या फिर अदर कोई ऐप हो गया। शॉपिंग के लिए लोग अमेजोन, मिंत्रा, आजियो, शॉपिफाई, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग तरह के यूज करते हैं। बिजनेस के लिए लोग फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐप यूज करते हैं, या रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐप यूज करते हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड ऐप यूज करते हैं, तो सब बिजनेस का पार्ट हो गया। कई लोग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का भी या फिर मैट्रिमोनियल ऐप्स का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना, कई लोग फूड बुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। तो अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग ये सारे ऐप्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो यूज करते ही करते हैं। अब होता क्या है, इन सब चीजों को हम लोग बना सकते हैं जावा का यूज करके। क्योंकि जावा एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ट्रस्ट आज भी जावा पे बना हुआ है। हालांकि जावा को टक्कर देने के लिए और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी हैं, बट सेम अभी मैंने बोला ना कि अगर आपको जावा पे एक अच्छी कमांड है, तो आप किसी भी लैंग्वेज पर बहुत आराम से मूव ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ उस लैंग्वेज को जब पढ़ने जाओगे या सीखने जाओगे, तो तुम्हें खुद लगेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मुझे क्लियर है, मुझे केवल क्या करना है, इसको मतलब एक बार सिंटेक्सेस इसके देखने हैं। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, व्हाट इज जावा लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात है कि बहुत देर से जावा जावा कर रहे हैं हम लोग, तो जावा लैंग्वेज क्या है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पहली जो बात है उसका मतलब इतना है कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए बेसिकली दो बेस हैं। मतलब या तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, या तो फिर वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम और आप यूज कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप यूज करें, वो लैंग्वेज केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस है। या तो वो जो लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आएगी, या तो फिर वो जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आएगी। ठीक। अब अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इस बारे में भी हम लोग अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो अभी केवल हमें ये जानना है कि इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंप्लीट तरीके से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। फिर हम लोग इसके बारे में डीप में समझेंगे चीजें। ठीक, ओके। जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है वो एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रीजन इज दैट कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर जो है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज की ही भाषा समझता है। मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसको केवल और केवल अपना जीरो और वन समझ में आता है कि कोई भी काम करना है, कोई भी कमांड देनी है, तो हमको जीरो और वन यूज करना है। तो अब ये जो जावा लैंग्वेज है ना, ये जीरो और वन को तो फॉलो ही नहीं करती है। ये क्या करती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे या फिर जो भी चीजें लिखेंगे, वो हाई लेवल में लिखेंगे। मतलब उस लैंग्वेज में लिखेंगे जो लैंग्वेज यूजर को समझ में आती है, यानी यूजर का समझ आना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर के लिए तो ट्रांसलेटर्स नाम के अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो वहां पे यूज हो जाएंगे। ठीक। जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग मल्टीपल सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पर जब हम लोग डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे, तो डेवलपमेंट का जो काम है वो कभी भी बाधित नहीं होगा। रीजन इज दैट कि अगर एक कंप्यूटर पर डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल तैयार हो रहा है, तो उस अदर कंप्यूटर पर दूसरा मॉड्यूल इसका तैयार होता रहेगा। ठीक है। अब ये मान करके चलो कि अच्छा एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा हुआ है? यू नो एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, समझा सकता है कोई? एनीवन? सर किसी भी प्रोग्राम को इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर किया जा सकता है। हाँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज होती है बेसिकली यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक तरह की, जिससे कि वो क्या करे कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हो वो, तो वो इंटरकनेक्टेड कर ले काफी सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क के थ्रू, और डेवलपमेंट पैरेलली चलता रहे। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात हो सकती है कि यूजर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर में क्योंकि चीजों को एक्सेस कर रहा है, तो अलग अलग नोड्स पर काम होगा। साथ ही साथ सिस्टम्स में कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। और डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है अलग अलग सिस्टम में, तो हम लोग उसके एड्रेस के आधार पर उन चीजों को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर कंकरेंसी जो है डेटा की वो बनी रहेगी।
ठीक है ना। जावा प्रोवाइड्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे कि पहले क्या होता था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती थी कि मान लो अगर हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज के लिए तो वो केवल विंडोज पे चलेगा, अगर हमने उसको बनाया लाइनेक्स के लिए तो वो केवल लाइनेक्स पे चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में एक्सेस की जा सकती है। मतलब अगर आपने विंडोज पे बनाया है तो वो लाइनेक्स में भी रन होगा, वो यूनिक्स में भी रन होगा, वो सोलारिस में भी रन होगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीजें यहाँ पे नहीं रहने वाली हैं, ठीक है ना। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जावा एक्सेस करी जा सकती है, यानी कि अगर बोला जाए तो जावा इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जावा इज ऑल्सो इजी टू लर्न, मैं इस बारे में अभी बात कर चुका हूं ऑलरेडी, कि जावा को सीखना बेहद आसान है, क्योंकि अगर आपने सी लैंग्वेज के थोड़े बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो आपको जावा करने में मजा आए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा लैंग्वेज, बट द कॉन्सेप्ट इज कि जावा में और सी में, सर डिफरेंस बताइए कि डिफरेंस क्या है। एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा सुनो, सी और जावा में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि सर सी और जावा में क्या डिफरेंस है? एनीवन? सर सी लैंग्वेज होती है वो उसमें oops concept का use करते हैं, और आवाज। जावा में ऊप्स कौन। सर सी लैंग्वेज होती है जो उसमें हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हैं, और जावा में होती है उसका ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम्म। और सर क्या कह सकते हैं, जावा में सर हम प्रोग्राम को जावा देखो मैं बताता हूँ, और सुनो। सर नहीं। देखो अगर पहली बात करी जाए डिफरेंसेस की, तो सी लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यहाँ पर जो है वो फोकस किया जाता है एल्गोरिदम पर, है ना। जबकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि सारा का सारा जो फोकस है वो केवल और केवल डेटा की सिक्योरिटी पर है। यानी सी और जावा में मेन डिफरेंस की अगर बात करें तो सी ने बेसिकली डेटा सिक्योरिटी पर फोकस कम किया है, सी ने बेसिकली काम के होने पर फोकस ज्यादा किया है। ठीक है ना। तो मतलब सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो डेटा सिक्योरिटी की जो प्रायोरिटी है वो कम है, जबकि एल्गोरिदम की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। जावा में अगर बात करी जाए तो ठीक इसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर एल्गोरिदम को प्रायोरिटी कम दी गई है, यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी को प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी के बेस पर बात करी जाए तो सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब अगर हमने सी लैंग्वेज पर कोई कोड लिखा और उसको कंपाइल कर दिया तो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही उसकी EXE फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, और वो फिर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आप रन कर सकते हो। जबकि जावा जो है, जावा के अंदर ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जावा के अंदर जेवीएम का यूज होता है। और जेवीएम का बेसिकली कहना यह है कि राइट वंस रन एनीवेयर, वोरा बोलते हैं। जावा में ये होता है कि जावा जो है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बनाने के लिए जावा ने बेसिकली लॉन्च किया, या फिर इंट्रोड्यूस कराया जेवीएम को। और जेवीएम कहता है कि भैया मेरे एक बार लिखो और जहां मर्जी वहां रन करो, तो राइट वंस रन एनीवेयर। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मान लो हमने विंडोज का यूज करके अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइनेक्स पे रन नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं है कि वो यूनिक्स पे रन नहीं होगा। जबकि सी में ऐसा है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही जब एक बार में एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार हो जाती है तो आप उसको किसी दूसरे ओएस पर रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मेमोरी मैनेजमेंट के टर्म्स में बात की जाए तो सी लैंग्वेज के अंदर हमको जो मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है वो मैनुअली करनी पड़ती है। सी लैंग्वेज के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मैनुअल का है। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने अगर सुना हो तो पॉइंटर्स का यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। सी लैंग्वेज में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? पॉइंटर्स का। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैलॉक या कैलॉक, डीएलॉक, रीअलॉक, फ्री, पढ़े हैं ना ऐसे फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शन सी लैंग्वेज में यूज होते थे मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए। जबकि जावा की अगर बात करी जाए तो जावा में ना ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि जावा के पास गार्बेज कलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्टर का काम ही ये होता है कि जो मेमोरी फालतू पड़ी हुई है उसको रिलीज करा दो, और दूसरे किसी रिसोर्स को वो मेमोरी एलोकेट करा दो, ताकि वो रिसोर्स उस मेमोरी को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है ना। अगर पॉइंटर की बात करी जाए तो सी में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जावा में क्योंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना होने का भी एक ही रीजन है, क्योंकि जावा में सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी का बहुत ध्यान दिया गया है कि कोड सिंपल लिखो, साथ के साथ सिक्योर लिखो।
और जब हम लोग किसी की भी मेमोरी एक्सेस कर पाएंगे तो भैया मेरी सिक्योरिटी किस बात की हुई। मान लो आप लोगों के बैंक अकाउंट ओपन है, और आप लोगों के जो बैंक अकाउंट ओपन है उसको कोई भी एक्सेस कर ले। मान लो हमें आपका अकाउंट नंबर पता है, हम जाके बैंक में ये पता लगा लेंगे तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, समझ रहे हो ना। तो फिर तो हम तुमको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम तुम्हारे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं ताकि तुम्हारा जो पैसा है वो मैं ले सकूं। और जबकि अगर मान लो हम कहते हैं कि हमें तुम्हारा भले ही अकाउंट नंबर पता हो, लेकिन बैंक अगर हम जाएंगे तो वहां पे सिक्योरिटी इस लेवल की कि अकाउंट नंबर से कभी भी बैलेंस नहीं बताया जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। तो सी में क्योंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट था तो हम लोग कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स की मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे, जबकि जावा में ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया। तो आप उस किसी की भी मेमोरी को एक्सेस कर नहीं पाएंगे, जिससे कि सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी कोड की दोनों इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो अब अगर एक बात करी जाए, देखो सी में क्या है, प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी है, जबकि जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो सी में होता यह है कि कंपाइलेशन हम लोग जब करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है ना कि मशीन कोड बना देता है हमारा कंपाइलर। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि डायरेक्टली जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो डायरेक्टली वो कंपाइल करके मशीन कोड बना देता है कंपाइलर। जबकि जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में जब हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और वो बाइट कोड जब जेवीएम को हम लोग देते हैं तो जेवीएम क्या करता है कि उसकी डॉट क्लास फाइल या डॉट क्लास फाइल ही बना देता है, जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जावा में ये ऑप्शन है कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्ट नहीं बनेगा। जावा में क्या होता है कि सोर्स कोड से पहले बाइट कोड बनता है। वो बाइट कोड जब बन जाता है तो उस बाइट कोड को ले जाकर के अगर लाइनेक्स पे रन कराया तो लाइनेक्स की एसोसिएटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल वो बना देगा। अगर हम उस सोर्स कोड को ले जाकर के यूनिक्स पे रन करते हैं तो यूनिक्स से रिलेटेड बाइट कोड बना देगा। और फिर उस बाइट कोड को जहां भी ले जाके रन कराएंगे, लाइक मैक पे रन कराया या फिर लाइक मान लो लाइनेक्स पे रन कराया तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। ठीक है। सी में ऐसा नहीं था। अगर आपने उसको कंपाइल कर दिया तो जिसमें कंपाइल कराया उसी की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और उसी पे ही रन होगी, है ना। अब अगर एक अगले डिफरेंस की बात करी जाए लाइब्रेरीज के रिस्पेक्ट में, तो सी लैंग्वेज में क्या था ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ही लिमिटेड मतलब लाइब्रेरीज वहां पे दी गई थी। डेवलपर जो होते थे ना उनको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी, जिसके लिए उनको कई बार लाइब्रेरी बाय भी करनी पड़ती थी। ठीक है ना। जबकि अगर जावा की बात करें तो जावा में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कई सारी दे दी गई है। नेटवर्किंग करनी है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड लाइब्रेरी उन्होंने दे दी है। अगर आपको डेटाबेस को एक्सेस करना है तो डेटाबेस से रिलेटेड उन्होंने लाइब्रेरी दे दी है। अगर आपको जीयूआई बनाना है या यूआई यूएक्स बनाना है तो उन्होंने उससे रिलेटेड जावा में लाइब्रेरी दे दी। ठीक है ना। अब अगर अगले बात करी जाए तो सी तो बताया ना कि मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्टली, जबकि जावा करती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो सी और जावा में फास्ट कौन सी लैंग्वेज होगी। जावा। देखो, बताइए। सी। सी होगी सर। सी होगी। एनीवन अदर कोई बता सकता है। क्योंकि बताते रहा करिए जिससे कि आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। इतने सारे हमने डिफरेंस बता दिया, आप लोग क्या समझ में आ रहा है कि सी लैंग्वेज इज फास्टर और जावा इज फास्टर। कोई बता पाएगा। ट्राई करिए, एक गंदा सही आंसर दीजिए बट आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दो फटाफट से जल्दी से, जितने भी लोग कनेक्टेड हो। भैया जावा होगी। जावा होगी, ठीक, पहला आंसर। अगला। जावा। जावा, ठीक है। अगला। जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम गाइस, डोंट वेस्ट द टाइम, डू इट फास्ट। क्योंकि आप लोग फिर इन सवाल जवाब में टाइम वेस्ट करेंगे ना तो फिर हम लोगों का जो टॉपिक है ना वो टाइम पे कवर नहीं होगा। हर एक क्लास का सर एक सी ही हो गई। सी होगी। किसके अकॉर्डिंग सी होगी, सुमित आपके अकॉर्डिंग, राइट। यस। यस सर। अच्छा ठीक, बाकी और भी दो लोग कनेक्टेड हो, बताना चाहे तो बता सकते हैं। चलो, स्पीड एंड परफॉर्मेंस को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो सी और जावा हमारे पास दो लैंग्वेज है। अब अगर बात करें ना तो सी लैंग्वेज जो होती है वो फास्ट होती है। उसका एक रीजन है कि सी लैंग्वेज में जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है ना। भाई हो क्या रहा है कि आपने जब इसको क्या कराया, कंपाइल कराया, तो उस कंपाइल करते टाइम इसने क्या करा, उसी ओएस से रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। तो हो क्या रहा है कि सी लैंग्वेज में हार्डवेयर से जो इंटरेक्शन है ना वो कोड का डायरेक्ट हो पा रहा है, और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन, लेस एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा कोड को एब्स्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना।
अब अगर जावा की बात करी जाए तो जावा के स्लो होने का रीजन क्या है? जावा में दो चीजें हैं जिसकी वजह से जावा जो है ना वो स्लो है। इसके रिस्पेक्ट में, सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, पहली बात, इसके पास एक कॉन्सेप्ट तो आ गया भैया मेरे जेवीएम का। अगली बात, इसके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया गार्बेज कलेक्शन का। गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो बेटा हमेशा ढूंढता रहता है कि ये देखो कौन सी मेमोरी रिलीज करने का टाइम सही आ गया है, समझ गया? जबकि सी लैंग्वेज में हमको डिसाइड करना होता है कि हमको कौन सी मेमोरी रिलीज करानी है। क्लियर है ना मेरी बात? अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सोर्स कोड से आप लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बना रहे हो। क्लियर? जबकि जावा में अगर हम लोग बात करें तो सोर्स कोड से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या बना रहे हैं, बाइट कोड बना रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो जो बाइट कोड हम लोग उसको जब लेके जाते हैं तो वो क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। जावा में ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है तीसरे स्टेप पे, जबकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड दूसरे स्टेप पे बन जा रहा है। तो अब समझ में आया कौन सी लैंग्वेज फास्ट होगी? सी लैंग्वेज ज्यादा फास्ट होगी। क्लियर है या ना? अब अगर देखा जाए कब हमको सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और कब हमको जावा लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, वी वांट टू नो दैट। अब अगर हम बात करें सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए कब कब? अगर आप सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब आप कोई ड्राइवर डेवलप कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई एक्सटेंशन बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं। एनीवन नोज व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एनीवन? व्हेन अ हार्डवेयर डिवाइस is capable to work like a machine। जब कोई एक हार्डवेयर डिवाइस एक मशीन की तरह कैपेबल हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए, तो हम लोग उसको एम्बेडेड सिस्टम के अंतर्गत जज करते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा हर एक चीज की मशीन होती है। तो देखा जाए तो मशीन में है थोड़ी कुछ, मशीन तो वो लोहा है बेसिकली एक तरह से, लेकिन उसको हम लोग इस कैपेबल बनाते हैं कि वो एक तरीके से एज अ मशीन काम कर सके। तो उसमें जो हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके हम मशीन को इस काबिल बना रहे हैं कि वो हमको आउटपुट दे पा रहे हैं। ठीक है ना? तो वही एम्बेडेड सिस्टम के अंतर्गत सिखाया जाता है। और अगर देखा जाए तो कर्नल डेवलपमेंट, एनीवन नोस व्हाट इज कर्नल डेवलपमेंट? कोई जानता है? पूरे सिस्टम को सर जो कंट्रोल करता है। बोलो बोलो, सुमित सही आंसर दे रहा हो, थोड़ा हाई हाई लैंग्वेज बोलो, हाई पिच रखो आवाज में। सर जो मतलब सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे आउटपुट देना है, रैम में जाना है, बस को, ये काफी बिल्कुल इट इज सही बात पार्ट्स है। ऑफ। कर्नल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही डिसाइड करता है कि कंप्यूटर में क्या काम कैसे होना है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि कर्नल इज अ फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यस और नो? यस सर। हाँ, अब अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज की तो लगभग इतनी ही जरूरतें हैं। लेकिन अगर जावा की बात करें तो हम लोग इससे कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। फिर चाहे हम लोग कोई वेब डेवलपमेंट करना चाहें, और चाहे हम लोग कोई मोबाइल ऐप बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमको एंड्रॉइड के लिए एक ऐप बनाना है, तो एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाने के लिए आपको इसको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मान लो कोई इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना चाहो, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे किसी भी कंपनी का कोई पर्पस हल हो पाए। या फिर हम लोग बात करके चले कि हमें कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, किसी ने हमसे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला है, जैसे कि कोई एक पीओएस ऐप बनानी है, पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स, या कोई बिलिंग एप्लीकेशन बनानी है, या कोई हमको बायोमेट्रिक एप्लीकेशन बनानी है, या फिर किसी स्कूल कॉलेज के लिए हमको कोई एक ऐप बनाना है, कोई गेम बना के देना है, ये सारे काम हम लोग जावा के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी समझ में आया कि स्पीड के मामले में बात करी जाए तो सी लैंग्वेज फास्ट है, लेकिन अगर वर्किंग स्टाइल देखा जाए, वर्किंग कल्चर देखा जाए, तो फिर हमारे पास जावा इज द बेटर ऑप्शन। ये सुनो गाइस, क्लियर हुई चीजें कुछ? अरे हाँ, है ना? यस सर। हाँ हाँ भैया क्लियर। ओके। तो हम लोगों ने इन सारी बातों का आंसर ले लिया है। अब अगर एप्लीकेशन एरियाज के बारे में और भी ज्यादा बात करी जाए तो फेसबुक में भी जावा यूज हो रही है। बैंकिंग एप्लीकेशन हम लोग जितने यूज कर रहे हैं उसमें भी जावा यूज हो रही है। आईआरसीटीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जावा यूज हो रही है। ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को मिलते हैं, ईआरपी जिसमें आप लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल एक्सेस करते हो, तो वो ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम भी जावा के अंतर्गत ही बन रहे हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर आप भी जानते हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, पेन ड्राइव हो, या फिर यूएसबी कनेक्टर हो, कुछ भी हो। तो हर एक चीज का एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अगर आप देखें ना तो कीबोर्ड भी एक प्लास्टिक ही है, या माउस भी प्लास्टिक ही है।
अब उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता होगा ना, जो सॉफ्टवेयर जानता है इस कीबोर्ड को कैसे रन करना है। तो वो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो भी डिवाइस ड्राइवर ही कहलाते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर ही कहलाते हैं। ठीक है। और उनको बनाने के लिए जावा का ही यूज होता है। कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स वगैरह बनते हैं या बिलिंग एप्लीकेशन बनते हैं, वो सब भी जावा के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। तो होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे की अगर बात करी जाए, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू नो अबाउट जावा। द फर्स्ट थिंग इज दैट सर जावा इज रिलीज इन 1996 ऑफिशियली। ऑफिशियली अगर बात करी जाए तो जावा जो है अपनी वो रिलीज हुई थी 1996 में। जावा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वोरा। मैंने अभी बताया कि जावा जो है वो वोरा कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। वोरा का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब किसी भी कोड को एक बार लिखो और जहां मर्जी जितनी बार मर्जी उतनी बार चलाओ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर यूज इन मोबाइल फोन्स आर बेस्ड ऑन जावा। हम और आप जितने भी मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशन यूज करते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन आज भी जावा पे ही डेवलप्ड है। साथ ही साथ जावा क्योंकि सेफ और सिक्योर लैंग्वेज भी है, तो लोगों को यूज करने में डर भी नहीं लगता। साथ ही साथ हमें भी इस पर हमेशा से ट्रस्ट बना हुआ है। व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ जावा। अगर जावा की हिस्ट्री की बात करी जाए तो जेम्स गोसलिंग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1955 में जन्म लिया था। और वो बेसिकली एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ करते थे एक टाइम पर, जिनको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कंप्यूटर के फादर आप लोग चार्ल्स बेबेज जानते हो, जावा प्रोग्रामिंग के जो फादर हैं वो बेसिकली कौन है, जेम्स गोसलिंग उनका नाम था। ही लॉन्च जावा इन 1995। उन्होंने 1995 में जावा लॉन्च करी। फर्स्टली जावा इज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम, बट नाउ जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कंपनी फॉर्म करी थी सन माइक्रो सिस्टम के नाम से। और उसके बाद ये, उससे पहले ये बोला जाता था कि जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट है या उसका प्रोडक्ट है। बट अभी 2010 में जावा को ओरेकल वालों ने बाय कर लिया है। तो अभी जावा जो है ना वो ओरेकल का प्रोडक्ट जानी जाती है, ना कि सन माइक्रो सिस्टम का। अभी इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें, एक मिनट होल्ड करने दो।